Okay, if you people are having any question, you are welcome to ask the question. ओके जी, ये जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर अकाउंट पेबल, द कॉन्सेप्ट ऑफ योर नोट्स पेबल, ठीक है। So if you are having any question relevant to it, you are welcome to ask the question. चले जी, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि current liabilities are those obligations to whom we have to pay within a year or within the operating cycle, whichever is longer. Fine. तो इसमें हमारे पास ये था और उसमें हमने डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग साइकिल रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड टू कन्वर्ट द इन्वेंट्री इनटू कैश, because if you are going to buy an inventory, then you will have to hold the inventory for some days in your shop, and as you are selling this inventory on credit basis, and inventory is converted into account receivable, and ultimately you will have to collect the money from the parties. And once you are going to collect the money from the party, so how many days you take in this process to buy an inventory, to hold an inventory, and convert that inventory to sales, and ultimately you have collected the cash from the party. So this is the total time period which is called as your operating cycle, ठीक है। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया इसके अंदर के हमारे पास दो किस्म की लाइबिलिटीज होती हैं, ठीक है। और एक हमारे पास है आपका जो कॉन्सेप्ट है करंट लाइबिलिटीज में, एक उन्होंने कॉन्सेप्ट हमारा डिस्कस किया था बल्कि पहले इससे पहले, ठीक है। फिर वो उसके बाद हमें कहता है कि मैनी लाइबिलिटीज बेयर दी इंटरेस्ट, ठीक है, कि ज्यादातर जो लाइबिलिटीज होती हैं उनके साथ इंटरेस्ट एसोसिएटेड होता है, but some of the liabilities that does not contain the element of the interest, because some of the people they firmly believe on waqfidullah qarzan hasana, ठीक है, and they are not going to charge any kind of interest, ठीक है। Just like in our day-to-day life, in our businesses, what we are going to do, that the people they have a tradition to buy a commodity on credit basis, fine, and after some days, fine, they are going to return it back the money from the party from where they have purchased it, and they are not required to pay any kind of interest in it, okay. However, most of the liabilities that they may contain the amount of interest, ठीक है। तो कहता है बहुत सारी लाइबिलिटीज के साथ जो इंटरेस्ट एग्जिस्ट होता है, फिर एग्जिस्ट करता है। उसके बाद वो नेक्स्ट कहता है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द एस्टिमेटेड लाइबिलिटीज, जिसमें हमने कहा था कि मोस्ट लाइबिलिटीज आर फॉर अ डेफिनेट डॉलर अमाउंट क्लियरली स्टेटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एस्टिमेटेड लाइबिलिटीज के अंदर बुनियादी तौर पे वो कहता है कि एस्टिमेटेड लाइबिलिटीज हैव टू बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, द लाइबिलिटी इज नोन टू एग्जिस्ट एंड द प्रिसाइज डॉलर अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड अंटिल द लेटर डेट। इसमें मैंने आपको एग्जांपल डिस्कस किया था कि जब हम स्मार्टफोन मार्केट में से खरीदते हैं तो पहला सवाल हमारा ये होता है कि इसकी वारंटी है, गारंटी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि once the company is going to offer you the warranty and guarantee, technically it is the responsibility of the company to satisfy the claim of the customer if some fault exists। तो कंपनी को ये नहीं पता कि जो मोबाइल फोन है उसमें किस वक्त फॉल्ट निकल आएगा, ठीक है, आइदर विद इन द वारंटी पीरियड और आफ्टर द वारंटी पीरियड, और उस फॉल्ट को ठीक करने की क्या कॉस्ट होगी, ठीक है। तो फिर कंपनी क्या करती है कि अंदाजा लगाती है कि उनको इतनी मालियत का क्लेम जो है
वो कस्टमर को देना पड़ेगा विद इन अ ईयर, ठीक है, विद इन अ ईयर। तो कंपनी फिर अपनी लाइबिलिटीज को एस्टिमेट करती है, एंड सच लाइबिलिटीज विल आल्सो बी द पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट। तो सच काइंड ऑफ लाइबिलिटीज आर कॉल्ड एज द एस्टिमेट्स, ओके। सच लाइबिलिटीज आर कॉल्ड एज द एस्टिमेटेड लाइबिलिटीज, ठीक है। अच्छा, अब करंट लाइबिलिटीज के अंदर पहली जो चीज आ रही है वो अकाउंट पेबल है, और अकाउंट पेबल में हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, दो कैटेगरीज होती हैं, वन इज कॉल्ड एज ट्रेड पेबल, अनदर इज कॉल्ड एज अदर अकाउंट पेबल। ट्रेड पेबल का टर्म हम उस वक्त यूज करते हैं व्हेनेवर अ कंपनी इज गोइंग टू बाय द इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट बेसिस। अगर कंपनी ने कुछ और पेमेंट करनी है इन एडिशन टू द इन्वेंट्री फाइन, तो देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, द अदर पेबल, दैट इज कॉल्ड एज द अदर पेबल, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये पैदा होता है कि व्हेन यू कैन रिकॉग्नाइज द लायबिलिटी इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट, इट डिपेंड अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑन व्हिच यू आर गोइंग टू बाय अ कमोडिटी फ्रॉम द मार्केट। If you are going to buy a product on FOB destination point, it means the seller of the product is responsible to deliver the goods at your port, at your destination. If you have not received any kind of good, so it is not your liability to satisfy the claim of the seller. However, once you have received the goods, fine. So then, however, once you have received the goods, fine. So then it becomes your liability to satisfy the claim of the party. If you are going to buy a good on FOB shipping point, then your liability is going to be originated at that point in time once the goods have been delivered by the seller on the port, ठीक है। तो ये बुनियादी तौर पे इन चीजों को आपने ध्यान में रखना है। Then I have discussed with you the concept of this note payable. It is similar to the note receivable, fine, but note payable is the opposite side of the note receivable, ठीक है। तो चैप्टर 6 में हमने नोट रिसीवेबल को पढ़ा था, इसी तरह से ये नोट पेबल का कॉन्सेप्ट भी यहीं पे है। तो हमने लास्ट क्लास में कुछ थोड़ी सी एंट्रीज भी देखी थी कि लेट्स सपोज जब ये नोट लिखा गया, फॉर इंस्टेंस दैट यू हैव बोरोड 10,000 रुपीज फ्रॉम द बैंक बाय साइनिंग अ नोट, so you have received the cash in this process 10,000 and note payable is going to be credited by 10,000, ठीक है। आप इस लोन को ले रहे हो, नवंबर 1 को बोरो कर रहे हो, ठीक है, नवंबर 1 को बोरो किया, तो यू आर गोइंग टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31st of December, सो फॉर 2 months आपके इंटरेस्ट आपका ड्यू हो गया है, ठीक है, बट यू हैव नॉट पेड इट, बट यू आर रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट एट व्हाट पॉइंट इन टाइम, आफ्टर 6 months टाइम पीरियड, ठीक है। तो आप इसको अदायगी करेंगे 6 महीने के टाइम पीरियड के बाद। अब ट्रांजैक्शन होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट एंड इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट बिकॉज द 2 months इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन यू। तो 10,000 का 10% कैलकुलेट करें तो ये आपका कितना, 10,000 का 12% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 1,200 रुपये आ जाएगा साल का, और 2 महीने का आ जाएगा 200 रुपये, ठीक है। इसी तरह से 6 महीने का इंटरेस्ट जब आप रिकॉर्ड करेंगे पूरा, तो क्या करेंगे, नोट पेबल इज गोइंग, अब आप अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ कर रहे हो, नोट पेबल इज गोइंग टू बी डेबिटेड बाय 10,000, इंटरेस्ट पेबल डेबिटेड बाय 200, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिटेड बाय 400, and interest cash is going to be credited by 10,600, okay। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। इसमें ये होता है कि लॉन्ग टर्म डेट जो होता है वो नॉर्मली हमें इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होता है। ऐसे इंस्टॉलमेंट जो करंट पीरियड के अंदर ड्यू है, इसको हम कहते हैं द करंट पोर्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म लोन का वो हिस्सा जो करंट टाइम पीरियड में ड्यू है, उसको हम कहते हैं करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। सो करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन विल बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ योर करंट लायबिलिटीज, ओके। फिर उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है एक्रूड लायबिलिटीज का, ठीक है। एक्रूड लायबिलिटीज का मतलब है कि सर्टेन ऑब्लिगेशंस दैट बिकम ड्यू बट वी हैव नॉट येट सेटिस्फाइड द क्लेम। फॉर इंस्टेंस, as you have received the bill, electricity bill from Warda, it is your liability to satisfy the claim of the Warda, ठीक है। तो such kind of expenses are called as what, ठीक है, such kind of expenses are called as, such kind of liabilities are called as, that is your accrued liabilities, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने किराए की दुकान ली हुई है और उसके ऊपर आपका किराया जो है इस मंथ का ड्यू हो गया है, तो आप क्या करेंगे, रेंट एक्सपेंस डेबिट एंड रेंट पेएबल क्रेडिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट एंड रेंट पेएबल क्रेडिट, तो दिस इज कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसी तरह से अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है लेकिन अभी तक प्रीमियम पे नहीं किया, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट टू इंश्योरेंस पेएबल क्रेडिट। So any expenditure which has already been incurred but not yet paid, any expenditure which has already been incurred but not yet paid, any expenditure for which you have got a benefit but not yet paid, so this is called as what, these are called as your accrued expenses, ठीक है। And accrued liabilities are also going to be originate automatically, that is why they are also considered as a part of your spontaneous sources of financing। लास्ट क्लास में मैंने कहा था हमारे पास दो सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस होते हैं, स्पॉन्टेनियस और डिस्क्रिशनरी, ठीक है।
तो spontaneous liabilities का मतलब होता है those obligations that arise as a normal part of the business activity, okay? And discretionary financing means that those obligations that didn't arise as a part of the normal business activity. For instance, जिस तरह अभी हमने एग्जांपल में डिस्कस किया कि we have signed a note and then we have borrowed the money from the bank, तो ये नोट पेबल जो है डिस्क्रिशनरी सोर्स ऑफ फाइनेंस है। और जो हमारे पास अकाउंट पेबल होता है बुनियादी तौर पे वो क्या है? अकाउंट पेबल बुनियादी तौर पे क्या है? इट इज अ स्पॉन्टेनियस सोर्स ऑफ फाइनेंस बिकॉज दिस लायबिलिटी ओरिजिनेट ऑटोमेटिकली एट अ पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी आप उधार पे खरीदते हो, एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी आप उधार पे बेचते हो। तो वंस यू आर गोइंग टू बाय अ कमोडिटी ऑन क्रेडिट बेसिस योर लायबिलिटी इज ओरिजिनेटेड। Second important benefit of this spontaneous financing is it is a free source of finance and you are not required to pay any explicit cost on this source of finance, okay? तो ये हमारे पास आ गया जी। accrued liabilities भी इसी तरह से spontaneous source of finance है, ठीक है। अब तीसरी जो चीज यहाँ पे हमारे पास आती है that is the concept of the unearned revenue। अब ये जो unearned revenue होता है anything which you have received in advance but you have not yet delivered anything, ठीक है। For instance, if you have received the cash in exchange for the goods which are not yet ready to whom you would like to deliver at some specified date in future, so whatsoever the money which is आप कहते हैं जी मैं एक नई गाड़ी खरीदना चाहता हूं, तो वो कहता है जी आप पहले अपनी गाड़ी को बुक कराओ, ठीक है, और बुकिंग के प्रोसेस में 1 मिलियन उसकी टोटल प्राइस है, आप हमें 5 लाख रुपए एडवांस में जमा करा दें, ठीक है। अब सेलर ने आपसे 5 लाख रुपए दे दिए, तो क्या ये सेलर 5 लाख रुपए अपनी इनकम कंसिडर करेगा? नो। whatsoever the money which is received by the seller in advance is not considered as it is own income, rather it will be considered as a liability. So unearned revenue is considered as a liability and again this is considered as a spontaneous source of finance. तो इसका मतलब है लोगों से एडवांस पकड़ना हमारे डे टू डे प्रोसेसेस का हिस्सा है। एंड सेकेंडली whatsoever the money which we have received in advance we are not required to pay any kind of cost in it, ठीक है। तो हमें इस पे किसी किस्म की एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बेयर नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो इसको बुनियादी तौर पे हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज द अनअर्न्ड रेवेन्यू। तो स्पॉन्टेनियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस तीन हुए, वन इज योर अकाउंट पेबल, सेकंड इज योर एक्रूड एक्सपेंसेस एंड थर्ड इज योर अनअर्न्ड इनकम। तो इसका मतलब है कि अकाउंट पेबल, एक्रूड एक्सपेंसेस और अनअर्न्ड रेवेन्यू ये क्या करते हैं? दे आर गोइंग टू ओरिजिनेट ऑटोमेटिकली, they do not contain any kind of explicit cost. However, there is an implicit cost associated with this source of finance, ठीक है। तो implicit cost इसके साथ होती है। implicit cost का कॉन्सेप्ट बुनियादी तौर पे क्या है कि लेट्स सपोज आपने कमोडिटी परचेज की ऑन क्रेडिट पे, ठीक है, अंडर अ क्रेडिट टर्म ऑफ 2, 10 and 30। तो इसका मतलब है the seller of the product has given you an option to make a payment within 10 days and to avail a 2% discount. And let's suppose if you are going to lose this opportunity to avail a 2% discount by making payment within 10 days, this is called as the implicit cost. This is called as the implicit cost. Okay, this is the implicit cost associated with this source of finance. अब हमारे पास नेक्स्ट में आता है that is the concept of your long term liabilities, ठीक है। और long term liabilities के अंदर हमारे पास क्या होता है? That is we are having a two ways. The companies are having two ways to raise capital. One is called as to raise capital by getting a loan from any financial institution, and second thing is that is to borrow money by launching a corporate bond in the market. Okay, अब लॉन्ग टर्म लोन के हवाले से हमने देखना है कि हम कैसे लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाते हैं और ये क्या सारे प्रोसेसेस होते हैं, जरा थोड़ा सा इनको देखिएगा जी। एक्सक्यूज मी सर सर, ये बहुत सारे बच्चों को ना ज्वाइन ही नहीं हो रहा है ग्रुप, क्या कहते हैं, वो ज्वाइन करते हैं खुद ही लेफ्ट हो जाते हैं, तो वो इनबॉक्स में मैसेज कर रहे हैं, तो इंक्लूडिंग वसी का भी ज्वाइन नहीं हो रहा। अब बताओ क्या करूं? यहाँ तो फिर ये है कि नई मीटिंग स्टार्ट कर सकता हूँ, तो कर लूं? क्या चीज है समझ नहीं आया? मैंने कहा इसको कैंसिल करके नई मीटिंग कर लेता हूँ फिर। जी सर, ये हाँ सर 10 से 12 बच्चे हैं, आप ये कर लें काइंडली सर। चलो ठीक है जी, दोबारा से रीज्वाइन करें। ओके सर।